Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyas 9. Today we are starting our lecture number 1 of French Revolution. जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग SST में भी पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रयास चैनल पर। तो आज हम लेके आ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला पार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये आपको 10th में भी मिलने वाला है। बिना इस चैप्टर को समझे आप 10th के चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। आपके पास अभी समय है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, एक एक चीज़ को याद रखिए। आपको 10th में फिर से मिलेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें आपको इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री मिलेगी, नापोलियन बोनापार्ट की बिल्कुल डिटेल्ड हिस्ट्री मिलेगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को रेवोल्यूशन का मतलब समझना होगा। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन वो होता है किसी भी पॉलिटिकल ड्राफ्ट, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो चीज़ें करी जाती हैं, जो कार्य करा जाता है, उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब जैसा कि आप यहाँ पे लिखा देख रहे होंगे आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। आउटलाइन ऑफ द चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर में हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहली बात तो ये हो गई हमारी। दो उसमें पार्ट में बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे प्री 14 जुलाई 1789 के बारे में। एक हम लोग बात करेंगे पोस्ट 14 जुलाई 1789 के बारे में। ओके, अब ये प्री मतलब पहले 14 जुलाई के पहले क्या हुआ ऐसा। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या इंसिडेंट्स हुए, इंसिडेंट्स और क्या इवेंट्स हुए वो पढ़ेंगे इधर से। ओके, हम लोग वो पढ़ेंगे यहाँ पे। और पोस्ट मतलब जब रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, चार चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, मैं चार चीज़ आपको बताता हूँ। ए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना। 2 साल में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी से बन गया। अब दूसरी चीज़ मोनार्ची से, जो मोनार्ची वो होता है जो एक ही रूलर रूल करता है, उसके हाथों में पूरी पावर होती है। मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे बना? अब सी पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से, देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ये लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक मतलब इलेक्शन कैसे होने लगे वहाँ पे, ये हम बात करेंगे। ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। पूरे चैप्टर में हमें इसके बारे में बात करनी है। और डी, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डी में पोजीशन ऑफ वुमेन। रेवोल्यूशन के बाद पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी फ्रांस में। और हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में बात करेंगे। और इसके और क्या बात करेंगे हम लोग? और हम लोग बात करेंगे एट द लास्ट नेपोलियन बोनापार्टा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बहुत ही बड़ी स्टोरी है, वो हम लोग पूरी पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे बोनापार्टा। ओके, तो अब हम लोग को स्टार्ट कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्टा। अब हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री को रटने की कोशिश मत करिएगा। मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो याद रखिएगा, और उसके बाद सेंटेंस फ्रेमिंग आप खुद करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कथा सुनिए, सिर्फ सुनिए, आपको याद हो जाएगा। एक मतलब डर मत बैठाइए, हिस्ट्री कठिन है। जब मैं आया हूँ आपको बताने तो आपको बता के जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने यहाँ पे 2 डेट्स बताई, इन्हीं दोनों डेट्स के
आगे और पीछे की बात करनी है इस पूरे चैप्टर में हमको, ये बात जान लीजिए। इस 14 जुलाई 1789 के आगे की बातें और पीछे की बातें पूरे में करनी है। अब आप सोच रहे होंगे 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ भाई कि इतनी इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए इस डेट में 7,000 पीपल, कितने, 7,000 पीपल कहाँ गए, किंग के पैलेस के सामने खड़े हो गए। कहाँ पे, किंग के पैलेस के सामने, किंग के पैलेस के सामने खड़े हो गए थे। इनकी कुछ डिमांड थी, वो किंग ने रिजेक्ट कर दी थी। डिमांड जो थी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या डिमांड थी। जब किंग ने रिजेक्ट करी तो इन्होंने अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया, जो किंग का प्रिजन था बास्टिले, बास्टिले पे इन्होंने अटैक कर दिया था। जितने भी आर्म्स थे, जितने भी ट्रूप्स थे इनके, वो सारे उठा के ले आए थे ये लोग। अब देखिएगा, अब आप पूछेंगे ये किंग कौन था। ये किंग हमारा लुइस भैया थे, सॉरी ये लुइस थे हमारे, लुइस XVI। अब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये हमारे बिलोंग करते थे किससे, फ्रांस से। अब इन्होंने शादी करी थी, किससे शादी करी थी, मारिया से, मारिया से शादी करी थी। मारिया कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की। ध्यान में रखिएगा ये कंट्री, क्योंकि आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे फ्रांस ने मारिया के मतलब ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया था, अपने ससुराल पे ही अटैक कर दिया। अब सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात रही होगी। ये जो लुइस XVI था वो बूरबन फैमिली, बूरबन फैमिली, कौन सी फैमिली, बूरबन फैमिली से बिलोंग करता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है, इन विच फैमिली किंग लुइस XVI बिलोंग। ये इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हुई होंगी कि लोगों ने ऐसा करा, इसको देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ करते हैं, अब हम लोग कुछ समय पहले जाएंगे। यहाँ लिखते हैं 1774 की बात है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जो हमारा 1774 था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, मतलब साल है। इस जगह इस वक्त पर फ्रांस के जो फंड्स थे, फ्रांस के जो फंड्स थे सारे गिर गए थे। इनको जो अकाउंट्स होल्डर थे उनके अकाउंट्स में मनी थी सब खत्म हो गई थी, सब गिर गई थी। अब जो फ्रांस था सब कुछ गिर चुका था। जो फ्रांस था वो क्या हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, बैंकक्रप्ट। अब आप क्वेश्चन आता है ये सभी स्कूलों में, मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये यहाँ से 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ द फ्रांस बिकम एन बैंकक्रप्ट। सिंपल से आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट को पढ़िएगा, 5 पॉइंट को याद रखिएगा और सेंटेंस फ्रेमिंग खुद से करिएगा, लिख के आइएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट था हमारा वॉर। फ्रांस के जो एंसेस्टर्स थे, मतलब उनके पूर्वज जो थे, उनको बहुत पसंद था लड़ाइयाँ करना। अब आप ही सोचिए, लड़ाई में पैसा लगता है भाई, लड़ाई में पैसा लगा, उनकी जो बैंक में पैसे थे खत्म होते गए। अब सेकेंड थिंग, अब आप सोचिए जिसका जितना बड़ा घर उतना पैसा लगता है उसको मेंटेन करने में कि नहीं। जो किंग का मेंटेनेंस करने में पैसा लग गया भाई। किसकी मेंटेनेंस करने में, पैलेस ऑफ वर्सलेस, इसकी भाई मेंटेनेंस करने में इतना पैसा लगता था कि इतना पब्लिक पे वो नहीं खर्चा करता था। अब और बातें करते हैं। अब तीसरे नंबर का पॉइंट है ये जो हमारा थर्ड, यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, ये हमारा यहाँ पे सेकंड लिखा है, सॉरी। थर्ड में जो फ्रांस था उसने किसकी मदद करी थी, अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी थी, अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी थी। क्यों मदद करी थी, इंडिपेंडेंस देने में। इंडिपेंडेंस किससे लेनी थी, ब्रिटेन से लेनी थी, लेनी थी कि नहीं, ब्रिटेन से इनको इंडिपेंडेंस दिलाई थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में जो लोन लिए थे लोगों ने उसको रिटर्न करने का समय आ गया था। और कैसे रिटर्न करना था, उनको रिटर्न करना था विद इंटरेस्ट 10% एनम, 10% एनम के साथ सारा इंटरेस्ट इनको पे करना था।
इंटरेस्ट पे करना था, कैसे रिटर्न करना था, ये जो लोन था सारा रिटर्न करना था विद इंटरेस्ट। अब पांचवी चीज की बात करते हैं, पांचवी चीज की बात करते हैं। अब देखिए कई तरह के खर्चे होते हैं, मिसैलेनियस। मिसैलेनियस खर्चे मतलब कई तरह के खर्चे, रोड में जैसे आप देखते हैं, रोड में, नल में, पानी में, इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको भी देखना था, इसलिए मैंने एक वर्ड लिया मिसैलेनियस। देखिए बहुत सारे खर्चे होते हैं एक कंट्री को संभालने के लिए, तो मिसैलेनियस वर्ड हमने, इसका मतलब होता है कई तरह के खर्चे। अब देखिए जो फ्रांस के जो फंड्स थे सारे गिर चुके थे, फ्रांस के जो फंड्स थे सारे गिर चुके थे। अब देखिए कोई भी कंट्री पैसा कैसे कमाता है, टैक्स इंपोज करने से। अब देखिए लुईस एक्सवाई ने सोचा हमारे जो फंड्स है सारे गिर चुके हैं, तो एक ही तरीका था उनको, मतलब अपनी इनकम बढ़ा सकते थे, मतलब फंड्स आ सकते थे वापस, वो तरीका क्या था, टैक्स इंपोज करने से, टैक्स को लागू करने से। अब देखिए दो तरीके के टैक्स होते थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दो तरीके के टैक्स होते थे, एक होता था टाइथीज, टाइथीज बोलते हैं इसको, और एक होता था टैलीज। अब इसमें से क्वेश्चन आता है विच इज डायरेक्ट टैक्स, विच इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारा टैलीज होता था जो डायरेक्ट गवर्नमेंट लगाती थी, डायरेक्ट टैक्स होता था, और ये वाला जो हमारा टैथीज टैक्स था वो हमारे चर्च के मेंबर लगाते थे, जिसमें होता था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देना पड़ता था चर्च वालों को। अब इसके चलते चलते ये बैंकरप्ट बन चुका था हमारा फ्रांस। अब कुछ चीज़ें और हो गई, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ें हो गई वो। देखिए एक तो हमारा ड्रॉट पड़ गया, उसी वक्त पे ड्रॉट पड़ गया जिस वक्त बैंकरप्ट बना था, फेमाइन, ओके। अब देखिएगा फूड सप्लाई, फूड सप्लाई, फूड सप्लाई थी तो जो कम हो गई थी, और फूड सप्लाई जब कम हो जाएगी, हमारे फूड प्रोडक्शन कम होगा, जब चीज़ें की मांग ज़्यादा होगी तो प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। फूड के प्राइस कहाँ चले गए थे, फूड प्राइस बढ़ गए थे। इन सब के चलते हुए एक वर्ड दिया है आपकी एनसीईआरटी में, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं रोज की वो एंडेंजर्ड में आ जाती हैं, तो वो समय हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। अब देखिए टैक्स जो इम्पोज करते हैं हम लोग, टैक्स इम्पोज करने थे इनको बढ़ाने के लिए अपनी, तो टैक्स इम्पोज जो फ्रांस में था नियम, वो एक तरीके से करे जा सकते थे जनरल एक्सटेट की मीटिंग बुला के। अब देखिए जनरल एक्सटेट की मीटिंग में तीनों, पहले हमें सोसाइटी ऑफ फ्रांस जानना पड़ेगा, जनरल एक्सटेट की मीटिंग के पहले बात करने से पहले, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या बात करनी थी, सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी ऑफ फ्रांस। देखिए फ्रांस की सोसाइटी तीन भागों में बटी हुई थी, फ्रांस की सोसाइटी तीन भागों में बटी हुई थी। देखिए तीन चीज़ें मैंने बनाई यहाँ पे, एक था हमारा फर्स्ट एस्टेट, एस्टेट है देखिएगा, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, और यहाँ पे हमारे थे कौन से, थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब देखिएगा फर्स्ट एस्टेट को हम लोग क्लर्जी भी बोलते थे, क्या बोलते थे, क्लर्जी बोलते थे। सेकंड एस्टेट को हम लोग नोबेलिटी बोलते थे, नोबिलिटी बोलते थे, और थर्ड एस्टेट में कॉमन पीपल, कॉमन पीपल की बात हो रही है, आम इंसान की बात हो रही है। क्लर्जी में देखिए कौन कौन आते थे, क्लर्जी में ऑल द मेंबर वर्क इन आ चर्च, सभी आते थे, प्रीस्ट से लेकर हर एक बंदा आता था। और इसमें हमारे आते थे किंग्स आते थे, किंग्स आते थे, मिनिस्टर्स आते थे, मिनिस्टर आते थे, मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर्स आते थे, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे पीजेंट्स आते थे, आर्टिशंस आते थे, बिजनेसमैन आते थे, डॉक्टर्स आते थे, और कौन आते थे, फार्मर्स आते थे, ठीक है।
अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि ये दोनों जो थे इनको प्रिविलेज मिलती थी, ये फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट को, इन दोनों को प्रिविलेज मिलती थी, प्रिविलेज फ्रॉम पेइंग अ टैक्स, फ्रॉम पेइंग अ टैक्स, पेइंग अ टैक्स। सिर्फ टैक्स जो था वो पे करेंगे थर्ड एस्टेट वाले, सिर्फ टैक्स ये लोग पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई गई थी, जनरल एस्टेट मीटिंग, जनरल एस्टेट की मीटिंग जो थी कब बुलाई गई थी, ये डेट बहुत ही याद रखिएगा, मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, 5 मई 1789, 2-3 महीने पहले बुलाई गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और इसके पहले जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1614 में। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है आपके, तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा। और सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई सब सारी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं। और 5 मई को बुलाई गई थी, ध्यान से देखिएगा। और इसको बुलाता कौन था, सिर्फ अधिकार था इसको बुलाने का किसके पास, मोनार्च के पास, मोनार्च के पास था पूरा अधिकार। अब देखिएगा इसमें भी तीनों लोग आते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड, ओके। अब देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, जो थर्ड एस्टेट थी उसकी पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन थी, 90% पॉपुलेशन थी पूरे फ्रांस से। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, इनके भी 300 आते थे, इनके 600 आते थे। लेकिन जो जनरल एस्टेट वेटिंग का रूल था, रूल क्या था, वन एस्टेट इक्वल्स टू 1 वोट, 1 एस्टेट इक्वल टू 1 वोट। एक एस्टेट को 1 वोट दिया गया था। भाई देखिए एक इनका वोट, ये लोग को भी टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे, इनको भी टैक्स पे नहीं करने पड़ते, इनको टैक्स पे करने पड़ते थे, तो इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। ये अपना 1 वोट दे देते थे टैक्स को लगाने के लिए, टैक्स को लागू करने के लिए ये भी दे देते थे। इन दोनों का मिला के 2 वोट हो जाते थे और टैक्स इम्पोज हो जाता था। लेकिन कॉमन पीपल जो था, ये कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल जो थे उन्होंने भाई कहा भाई अब से ऐसा नहीं होगा, हम भाई ये नहीं मानेंगे जो आप कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं आप नहीं मानेंगे भाई हम ये, अब भाई ऐसा नहीं होगा 1 एस्टेट 1 वोट, अब होगा 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। लेकिन भैया किंग तो किंग था, वो मोनार्क था भाई पूरे फ्रांस का, उसने कहा भाई जाओ तुमको जो करना है करो, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर ये लोग जो थे, ये लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग 20 जून की बात है, 20 जून की बात है 1789 की डेट याद रखिएगा। मैंने आपको आज 3 डेट बताई हैं, 14 जुलाई 1789, 5 मई 1789 जहाँ पे एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, और 20 जून 1789 ये भी डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग जो लोग वहाँ से निकले थे वो लोग उठ के चले गए थे थर्ड एस्टेट वाले। देखिएगा रीज़न क्या था, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट था, जो वो हमारा रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। किसने रिजेक्ट करा था, किंग ने रिजेक्ट करा था। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या करा था, थर्ड एस्टेट वालों ने, थर्ड एस्टेट वाले सभी लोग एक जगह मिले थे, नाम था इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलीज, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वेस्लीज में मिले थे। तो भाई वहां पे इन लोगों ने करा क्या, वहां पे इन्होंने एक ओथ ली थी। क्या ली थी, ओथ ली थी। ओथ, इसको हम लोग जानते हैं टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से, आपके एनसीईआरटी में दिया है टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से। अब टेनिस कोर्ट ओथ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेनिस कोर्ट ओथ। इस ओथ में जो थर्ड एस्टेट वाले थे, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज अ नेशनल असेंबली,
नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। और इन्होंने कहा अब वो होगा जो हम चाहेंगे, अब ये लोग लॉ बनाएंगे और मोनार्की की बात नहीं सुनेंगे। और देखिए इन्होंने कहा था अब हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाएंगे। भाई इन्होंने कह दिया कि अब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाएंगे। तो फिर अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिलोसफर्स के बारे में। किसके बारे में? सॉरी, रोल ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? देखिए फिलोसफर्स जो थे, इन लोगों ने फ्रीडम हो गई, इक्वल लॉज हो गए एंड अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, ये जो बातें थी पूरे फ्रांस में फैल गई थी। मतलब हर एक थर्ड स्टेट के मेंबर के ये बातें पता चल गई थी। फ्रीडम का मतलब पता चल गया था, आज़ादी का मतलब पता चल गया था, इक्वल लॉज के मतलब पता चल गए थे, मतलब खुल के जीने के तरीके पता चल गए थे, और अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हर एक को इक्वल राइट्स के बारे में पता चल गया था। अब देखिए इनमें से पहले अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर्स थे, उनकी बात करते हैं। हमारे पहले फिलोसफर थे जॉन लॉकी। अब इन्होंने क्या करा था देखते हैं। पहले इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम था, ये क्वेश्चन आता है, हु इज रिटन टू ट्राइटीज, यहाँ पे SES होगा, टू ट्राइटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक किसने लिखी थी? टू ट्राइटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक हमारे जॉन लॉकी ने लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है फिलॉसफी का, आपने अभी पढ़ी नहीं है उतनी फिलॉसफी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। अब देखिए इन्होंने कहा था, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, ये आपके NCERT में वर्ड मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन को खत्म कर देना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन का मतलब आपको पता होगा, 8th में आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं। जैसे कि आपने सुपर 30 में देखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही है ये बात कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन में, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी। और दूसरी चीज इन्होंने कही, जो किंग को एब्सोल्यूट राइट मिल रहे थे, एब्सोल्यूट राइट्स मिल रहे थे, एब्सोल्यूट राइट्स टू किंग को खत्म कर दो। कि इन्होंने दो बातें कही थी अपनी बुक में, यही दोनों आपके NCERT में लिखी हैं। अब एक और नाम सामने आता है समय के चलते चलते, वो नाम था हमारा रॉस्क्यू, ROU। इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्पेलिंग में आधे बच्चे गलत करते हैं। ROUSSEAU, रॉस्क्यू। अब इन्होंने अपनी बुक, इनकी भी बुक थी एक, उसका नाम था, बुकों के नाम याद रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में इन्होंने ये कहा था कि जो पीपल होते हैं, इंसान होते हैं, लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं उनका एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जो मतलब एक पद पे बैठा है, मतलब राजा के नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं एक हमारे मॉन्टेस्क्यू, थर्ड फिलोसफर थे
मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू ने हमको बताया था, इनकी भी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्पिरिट ऑफ द लॉज इनकी बुक का नाम था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज इनकी बुक का नाम था। उसमें इन्होंने कहा था कि डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन होना चाहिए? पावर का डिवीजन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेजिस्लेटिव, और किसमें? जुडिशरी में। इन तीनों चीजों में इनका डिवीजन होना चाहिए पावर का। ये रोल ऑफ फिलोसफर से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर में आता है। जैसे पूछ लेगा विच बुक इज रिटन बाय जॉन लॉकी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक के नाम है मैंने जो लिखे हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा इन बुकों में। ये जो इनके आइडियाज थे थ्रू द न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट लोगों के बीच पहुंचते गए। अब आगे बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में, जो बहुत ही जो लेड कर रही थी। क्योंकि आप देखिएगा जो हमारी थर्ड एस्टेट थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कॉमन पीपल थी, फार्मर थे, पीजेंट थे, आर्टिशन थे, और भी काफ़ी लोग थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनमें से कुछ ही पढ़े लिखे थे, तो उनको लेड करा जा रहा था। तो यही जो 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, यही इन दोनों थर्ड एस्टेट को लेड कर रही थी। ये जो इन्होंने अटैक करा था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बास्टिले पे, वो इन्हीं लोग के कहने पर करा था। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। एक देखिए हमारी, एक हमारे मीराब्यू थे, एक हमारे एबेसीज थे। एक कौन थे? एबेसीज, ABBESE, सॉरी मुझे कंफ्यूजन है एबेसीज की स्पेलिंग में। एबेसीज की स्पेलिंग है SIEYYES। देखिए कोई भी कंफ्यूजन, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे एक भाई ज़्यादा है। देखिए स्पेलिंग गलत करेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं, इसलिए मैं भी आपको बिल्कुल देख के ही बता रहा हूँ। स्पेलिंग एबेसीज है। देखिए मीराब्यू जो थे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये नोबेलिटी से बिलोंग करते थे। नोबेलिटी कौन सी स्टेट होती है? नोबेलिटी होती है हमारी सेकेंड एस्टेट। किससे? सेकेंड एस्टेट से। लेकिन भाई देखो, ये सेकेंड एस्टेट से बिलोंग तो करते थे, लेकिन इनका मानना ये था कि देखो जो बचपन से प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, फ्यूडल प्रिविलेजेस जो मिल रहे हैं, इनका मानना था जो ये फ्यूडल मतलब पहले से, पुराने वक्त से प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, वो ख़त्म कर देने चाहिए भाई। देखो बचपन से जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनका मानना था। और क्या करते थे ये? सपोर्ट किसको करते थे? सपोर्ट करते थे ये, सपोर्ट थर्ड एस्टेट। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही लेड करते थे, ये थर्ड एस्टेट को यही दोनों लोग लेड करते थे। और हमारे एबेसीज कौन से उससे करते थे? ये हमारी फर्स्ट एस्टेट थे। फर्स्ट एस्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लर्जी। क्या बोलते हैं? क्लर्जी। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये हमारा। देखिए ये एक प्रीस्ट थे। इनको देखिए, इनकी जो स्पीचेस होती थी, स्पीचेस से ये लोगों को क्या करते थे? ये लोगों को मोटिवेट करते थे। क्या करते थे? मोटिवेट करते हैं। और क्या करते थे? ये अवेयरनेस फैलाते थे। देखिएगा ये दोनों लोग लेड कर रहे थे, और थर्ड एस्टेट उतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, जो ये लोग कहते थे वही वो लोग करते थे। जो वहाँ मीटिंग से उठे भी थे वो लोग, आप भी सोचिए 1614 में भी वही होता था, तो वहाँ पे तब क्यों नहीं करा? तब ये लोग नहीं थे, तब कोई उनको समझाने वाला नहीं था। देखिए समझाने वाले आए ये दोनों, इन दोनों ने लेड करा थर्ड एस्टेट को, तो थर्ड एस्टेट ने करा। ओके, तो अब
इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों ने बात करी। देखिए यहीं से वो चालू होता है खेल अपना 14 जुलाई वाला। देखिए किंग ने तो मना कर दिया था 1 मेंबर 1 वोट वाला, तो यहीं से 1789 पे 7,000 पीपल इकट्ठा हुए थे, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये लोग इकट्ठा हुए थे, इन लोगों ने अटैक कर दिया था बास्टिले पे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये अटैक कर दिया था बास्टिले पे। तो किंग बहुत ही अचंभव में रह गया था, बहुत ही मतलब सोच नहीं पा रहा था आगे क्या करें। आज के लेक्चर में जितनी भी बातें करी आपको समझ आ गई होंगी। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो आप करिएगा कमेंट, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट दोबारा डिस्कस करूंगा। और चिंता मत करिएगा क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 1 मार्क क्वेश्चन की, 2 मार्क क्वेश्चन की, 3 मार्क क्वेश्चन की, 4 मार्क क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की देखिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन बताया 5 मार्क्स में, ये आता है क्वेश्चन है कि क्या ऐसी चीज हुई जिससे फ्रांस बैंकक्रप्ट बन गया। ये 5 पॉइंट लिखिए, बढ़िया। 1 नंबर का ये क्वेश्चन बताया आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये हो गया। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है 1 नंबर में। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है हमारा, आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ, अ एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जहाँ पे हमारी बेसिक नीड्स जो रोज की हो, वो हमारी जो लाइवलीहुड में काम आती हो, वो एंडेंजर्ड में हो, तो वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है, सिंपल सी भाषा में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेट पे ओनली टैक्स, तो थर्ड एक्सटेट होती है। यहाँ पे 2 एक्सटेट बच जाती हैं, वो टैक्स नहीं पे करती। अब एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, यहाँ से कब हमारी जनरल एक्सटेट मीटिंग बुलाई गई थी, 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। अब देखिए क्यों ये लोग थर्ड एक्सटेट वाले भाग गए थे, मतलब छोड़ के मीटिंग चले गए थे, क्योंकि इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। इनका था 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे ये रिजेक्ट कर दिया गया था राजा द्वारा। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिए ये लोग टेनिस कोर्ट ओथ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने क्या लिया था कि नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, लॉ बनाए थे, मोनार्ची की बातें नहीं मानेंगे ये कहा था, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कहा था हम लोग अपना अलग बनाएंगे। ये कब हुआ था, 20 जून 1789। कहाँ हुआ था, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस, ये याद रखिएगा। अब देखिए तो मैंने आपको तीनों रोल ऑफ फिलोसफर्स बताए, इनके फिलोसफर्स की क्या हुआ, फ्रीडम के बारे में लोगों को पता चला, इक्वल लॉस के बारे में पता चला, अपॉर्चुनिटी टू ऑल के बारे में पता चला, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो चाहे राइट्स मिलेंगे। अब देखिए मीरा व्यू के बारे में मैंने आपको बताया, एबेसीज के बारे में बताया, यहाँ पे इन्होंने बास्टिले को तोड़ दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे की, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 2 साल में ही भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। सोचो क्या ऐसी परिस्थिति आई होगी कि 2 साल में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा राजा को, आप सोचिए। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पुट अ मास्क ऑन योर फेस एंड गेट वैक्सीनेटेड इफ यू कैन गेट वैक्सीनेटेड योर पेरेंट्स एंड सैनिटाइज योर हैंड रेगुलरली। बाय बाय, टेक केयर।